Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. You are watching Tutor Online. In this lecture, I am going to teach you about radioactivity and the types of radioactivity. This is lecture 5 of nuclear chemistry. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को सबसे पहले हेनरी बेक्रेल ने यूरेनियम में ऑब्जर्व किया और उसने देखा कि यूरेनियम डिफरेंट टाइप्स की रेज एमिट करता है जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पे डार्क में भी इफ़ेक्ट करती हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी और इन रेज को रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है या रेडियो एक्टिव रेज क्यों जनरेट होती हैं। ऐसे एटम्स जो अनस्टेबल न्यूक्लियस के हामिल होते हैं वो एटम्स स्टेबल होने के लिए कुछ रेज एमिट करते हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। जब किसी भी एटम का न्यूक्लियस हैवी होता है तो वो सर्टेन अमाउंट की रेडिएशन एमिट करता है जिनको हम बोलते हैं रेडियो न्यूक्लियोइड। उस न्यूक्लियस को हम रेडियो न्यूक्लियोइड बोलेंगे जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एक अदर टाइप के न्यूक्लियोइड में और इस सारे प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं। Before finding out the reasons for instability of the nucleus, we must know the difference between radioactivity and radiations. The radioactivity refers to the rate at which it emits radiations. और radiations ऐसी एनर्जी या ऐसे particles that are released during radioactive decay, उनको radiations बोलते हैं। आइडियली न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशो है वो 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट इज़ मोर देन 1.5 और मोर देन 1। When we have heavy nucleus, it means number of protons and neutrons are greater. Number of protons और neutrons जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। सपोज एक न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 20 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 20 हैं। When the number of protons increases, the repulsion between proton will become increase. इसका मतलब ये है कि जब ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर तो रिपल्शन फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। न्यूक्लियस की एक लिमिट होती है, इसी साइज़ में अगर 20 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं तो वेल एंड गुड। अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है वो हो जाता है हैवी, और हैवी होने की वजह से अनस्टेबल हो जाता है। फिर न्यूक्लियस ट्राई करता है कि किसी न किसी तरह इट कैन गेट स्टेबिलिटी। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो लेस होती है 1 से, जिसकी वजह से अल्फा इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन, के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है ताकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो रेशो है वो इंक्रीज़ की जा सके। इन सब को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सपोज के एक एटम है M, उसका एटॉमिक मास A से रिप्रेजेंट किया जाएगा और एटॉमिक नंबर G से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एटॉमिक मास कलेक्टिवली न्यूक्लियस का मास होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनको कलेक्टिवली बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, इस वजह से पर्टिकुलरली हमारा फोकस प्रोटॉन्स की तरफ होगा। अब आपको समझाने के लिए एक एटम हमने लिया जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 60 है, यानी इसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 है, जो कि आइडियल है, ऐसे नॉर्मली होता नहीं है। इस एटम के हमने 3 आइसोटॉप्स बनाए हैं जिसका एटॉमिक मास 65, 68 और 70 है, और एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स में एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। अब इन आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है यानी 60 हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डेविएट कर रहे हैं या फ्लक्चुएट हो गए हैं। किसी भी एटम का अगर आइसोटॉप्स बनाए जाएं तो उनमें से कोई एक आइसोटॉप ऐसा होगा जो स्टेबल होगा, बाकी सारे अनस्टेबल होंगे। ये उस एटम की स्पेशलिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे आइसोटॉप्स अनस्टेबल हों या सारे के सारे आइसोटॉप्स स्टेबल हों। अब हम सपोज करते हैं जो मिड में है 68 और 60, ये जो आइसोटॉप है ये स्टेबल है और बाकी एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट पे दोनों जो आइसोटॉप्स हैं वो अनस्टेबल हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने एक्चुअल होने चाहिए उससे अगर कम हो जाएं तब भी एटम अनस्टेबल हो जाता है या न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, और जितने रिक्वायर्ड होते हैं न्यूट्रॉन्स उससे ज़्यादा हो जाएं तब भी एटम या न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, यानी हैवी न्यूक्लियस हो जाता है। इस ग्राफ से हम ये पता चला सकते हैं कि कौन सा एटम कब स्टेबल होगा।
एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस वो प्रेजेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आइडियली न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का जो रेशो होना चाहिए वो होना चाहिए 1, लेकिन ऐसे होता नहीं है। आइडियल स्लोप के साथ साथ ब्लू कलर की एक बेल्ट बनाई गई है जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट, और इस बेल्ट में ऐसे न्यूक्लियाई फॉल करेंगे जो स्टेबल हैं। ये ग्राफ हमें ये बताते हैं कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने हों और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इतने हों तो वो जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। इस ग्राफ की मदद से हम किसी भी एटम की न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ये हैं। अल्फा डिके हो सकती है, बीटा डिके हो सकती है, गैमा डिके हो सकती है, पॉजिट्रॉन डिके हो सकती है, या इलेक्ट्रॉन कैप्चर यानी के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा डिके की, जिसमें ऐसा सब्सटेंस एलिमिनेट होगा जिसके पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। If we have 20 protons, then 20 neutrons will be needed. If the number of protons is greater than 20, more number of neutrons will be required. जब साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी हो जाएगी और एक्स्ट्रा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाएगा, लाइक हीलियम। अल्फा डिके में अल्फा पार्टिकल एलिमिनेट होगा जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल इसलिए रिमूव होगा टू गेट स्टेबिलिटी। हीलियम के न्यूक्लियस की एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि हीलियम एटम है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में प्रेजेंट हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं शेल में से, फिर जस्ट न्यूक्लियस रह जाता है जो कि हैवी होता है, अनस्टेबल होता है। स्टेबल होने के लिए अल्फा पार्टिकल रिमूव होता है जिसको हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं, इसीलिए अल्फा डिके होता है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एक्स एलिमेंट है, जब अल्फा पार्टिकल रिमूव होता है तो स्टेबिलिटी बेल्ट के वो करीब आ जाता है, जिस बेल्ट का तज़किरा मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया। सपोज एक एलिमेंट है एक्स या एक एटम है एक्स, ए जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक मास को और जी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक नंबर को। और जैसे मैंने आपको बताया एटॉमिक मास जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली होते हैं, और जो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। तो अल्फा डिके में जब जी में से 2 प्रोटॉन्स निकल जाएंगे और 2 न्यूट्रॉन्स भी, तो जी में से 2 माइनस होगा और ए में से -4 होगा, क्योंकि ए जो होता है एटॉमिक मास कलेक्टिवली जो एडिशन होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का होता है। तो 2 प्रोटॉन्स का निकाल दिया जाए, 2 न्यूट्रॉन्स का निकाल दिया जाए तो -4। अब जो न्यू एलिमेंट जनरेट होगा वो ओरिजिनल एलिमेंट के 2 टाइम्स पीछे का होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कम होने का मतलब है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कम होना, और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकल जाएंगे क्योंकि न्यू एटम जनरेट हो रहा है। और वैसे भी किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो पहले रिमूव होते हैं क्योंकि वो आउटर इन्वायरमेंट में होते हैं। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो तब तक न्यूक्लियस के अंदर से पार्टिकल्स नहीं निकलेंगे जब तक इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो जाएगा। ओरिजिनल एलिमेंट या एटम को पेरेंट एलिमेंट या एटम कहते हैं, न्यूली फॉर्म को डॉटर एलिमेंट या डॉटर एटम कहते हैं। अब अल्फा डीके की एग्जांपल देख लेते हैं। यूरेनियम 238 एटॉमिक मास है जिसका, और 92 एटॉमिक नंबर है। वो डिके प्रोसेस हुआ है, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकला है और थोरियम बना है जिसका एटॉमिक मास 234 है और 90 जो है उसका एटॉमिक नंबर। अब देखें, जो पेरेंट एलिमेंट था उसके एटॉमिक मास से -4 हुआ है और जो एटॉमिक मास था उसमें -2 हुआ है। आई होप कि आपको समझ आ रही है, और वाकई अगर समझ आ रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्फा डीके में ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ फॉलो होता है, मतलब उसी पीरियड के 2 स्टेप बैक जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उससे रिप्लेस हो जाएगा। अल्फा डीके हर एटम का नहीं हो सकता, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हों तभी अल्फा डीके होगा। डीके का प्रोसेस इसलिए ही होगा ताकि स्टेबिलिटी अचीव की जा सके, लेकिन इस स्टेबिलिटी अचीव करने के चक्कर में न्यू एलिमेंट डिस्कवर होता है, न्यू एलिमेंट जनरेट होता है। जो पहला एलिमेंट जो पेरेंट एलिमेंट होता है वो रिमूव हो जाता है या वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है।
अब बीटा डिके के बारे में देखते हैं। बीटा डिके तब होगा जब न्यूट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। सपोज करते हैं कि एक एलिमेंट, ये एक एटम है, उसका जो एटॉमिक मास है वो 60 और एटॉमिक नंबर 50 है, यानी प्रोटॉन्स 50 हैं। इसमें जो दो न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं ना, वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। बीटा डिके में जो न्यूट्रल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटॉन्स में, जितने भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोटॉन्स में। अब क्या होता है, बीटा डिके में न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी बीटा पार्टिकल्स रिलीज होंगे। अब ध्यान से बात समझनी है, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन्स में पॉजिटिवली चार्ज क्वार्क्स और नेगेटिवली चार्ज क्वार्क्स का जो नंबर होता है वो सेम होता है, तभी तो ओवरऑल न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल में से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जो नेगेटिवली चार्ज क्वार्क्स होते हैं, अगर वो उनको निकाल दिया जाए तो न्यूट्रॉन्स ओवरऑल कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोटॉन्स में, क्योंकि उन पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसका स्ट्रक्चर मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था एक लेक्चर में, वो आप जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रोटॉन्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज क्वार्क्स ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रॉन में ऐसे क्वार्क्स होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जैसे अप, डाउन, टॉप, चार्म, बॉटम, स्ट्रेंज। इन सब के बारे में मैंने स्टार्ट वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। अब जब न्यूट्रॉन्स अपने अंदर से नेगेटिवली चार्ज क्वार्क्स को निकाल देगा तो वो ओवरऑल कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में। अब जब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए तो पता चला कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकला है, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैस के अलावा सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन्स की जैसी हैं, इसलिए इनको बीटा पार्टिकल्स कहते हैं। फ़र्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन्स का मैस होता है, जबकि बीटा पार्टिकल्स मैसलेस होते हैं, और इसको बीटा नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि एक मैटर होता है तो उसका एक एंटी मैटर होना भी लाजमी है। बीटा डिके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है और बीटा नेगेटिव निकल रहा है, ना कोई प्रोटॉन निकला है और ना ही कोई न्यूट्रॉन निकला है, बस कन्वर्जन हुई है न्यूट्रॉन की प्रोटॉन के अंदर। ए जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं, और जी जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स जब प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हुए हैं तो यानी प्रोटॉन्स जो हैं उनका नंबर ज़्यादा हो गया है, यानी Z+1 हो जाएगा। ए में चेंजेस नहीं आएंगी क्योंकि कन्वर्जन हुई है जस्ट। एटॉमिक मास जो है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हुआ है, न्यूट्रॉन्स का एक नंबर डिक्रीज़ हुआ है, तो ओवरऑल जो एडिशन है वो सेम रहेगा, लेकिन Z जो एटॉमिक नंबर है उसमें 1+ हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गया है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। टेक्नीशियम 99 कन्वर्ट हो रहा है रूथीनियम 99 में। टेक्नीशियम का जो एटॉमिक मास है नॉर्मल या स्टेबल एटम का वो होता है 98, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका एटॉमिक मास जो है वो 99 है। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स 56 प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन्स 43 प्रेजेंट हैं। जो डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर एटम बना है उसमें न्यूट्रॉन्स 55 हैं और प्रोटॉन्स 44 हैं, यानी कि न्यूट्रॉन एक कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में। ओवरऑल जो एटॉमिक मास है वो सेम रहेगा, जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज़ कर जाएगा। अब पेरेंट और डॉटर एलिमेंट में साइज सेम है, बस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में आइसोबार्स हैं। इनका भी लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, आप जाके समझ सकते हैं। आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अब हम देखते हैं गैमा डिके के बारे में। गैमा डिके में क्या होता है कि 2 एटम्स हैं, उनका सेम एटॉमिक मास है, सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन एक एटम जो होता है वो हायर एनर्जी में होता है और जो दूसरा एटम होता है उसकी नॉर्मल एनर्जी होती है। अब जिस एटम की हाई एनर्जी होती है वो अनस्टेबल होता है। बाइंडिंग एनर्जी में एक एटम का न्यूक्लियस अपनी एनर्जी को इमिट कर देता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसके पास, ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इकट्ठा करके रख सके, बाइंड करके रख सके। उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं।
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। गैमा डिके की एग्जाम्पल में आता है एग्जाम्पल ऑफ बेरियम 137। इन दोनों एटम्स में सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का डिफरेंस है। जो इनर्जेटिकली अनस्टेबल स्पीशीज़ होती हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ कर देती हैं अपने अंदर से ताकि स्टेबिलिटी कायम की जा सके। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो रिलीज़ होती है इसको गैमा रेडिएशंस कहते हैं। इस डीके को गैमा डीके कहते हैं। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को निकालने के बाद या प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन की कन्वर्जन के बाद अगर कोई एटम स्टेबल ना हो तो फिर वो गैमा रेडिएशन रिलीज़ करके स्टेबल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक ही एटम अल्फ़ा बीटा गैमा सारी की सारी डिके करे। ये सब एक साथ नहीं हो सकती क्योंकि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो को बैलेंस करना होता है। ये किसी भी एटम की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आया कि वो अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ करके स्टेबल होना चाह रहा है, बीटा डिके के प्रोसेस से स्टेबल होना चाह रहा है, या रेडिएशंस एमिट करके स्टेबल होना चाह रहा है। बीटा डिके में क्या होता है? न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटॉन्स में। अब आते हैं पॉजिट्रॉन डिके में। इसमें प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में। बीटा डिके में क्या होता है? न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, लेकिन पॉजिट्रॉन डिके में प्रोटॉन्स कन्वर्ट होते हैं न्यूट्रॉन्स में। और वो कैसे होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिट हो जाता है यानी रिलीज हो जाता है ताकि न्यूट्रल हो जाए। इस पार्टिकल का मास भी सेम होता है जैसे बीटा नेगेटिव पार्टिकल का होता है यानी मासलेस, बट इसका चार्ज ऑपोजिट होता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव पार्ट निकल जाए तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। बीटा डिके में बीटा नेगेटिव इमिट होता है जबकि पॉजिट्रॉन डिके में बीटा पॉजिटिव इमिट होता है, जो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं। बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के जैसा है यानी मासलेस है, जबकि बीटा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट है यानी उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट है। पॉजिट्रॉन डिके में भी आइसोबार्स मिलेंगे क्योंकि एटॉमिक मास सेम होता है आइसोबार्स की कंडीशन में और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अब हम पॉजिट्रॉन डिके में मैग्नीशियम की एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम 23 की। इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं और 11 न्यूट्रॉन्स हैं। सोडियम 23 में 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। पॉजिट्रॉन डिके में बीटा पॉजिटिव पार्टिकल के साथ साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल भी रिलीज होता है और बीटा डिके में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज होता है अलॉन्ग विद बीटा नेगेटिव पार्टिकल। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं यानी एंटी मैटर हैं। इनका तज़किरा कुछ बुक्स में किया हुआ है, कुछ वेबसाइट्स पे भी है, लेकिन हर जगह इनका तज़किरा नहीं किया हुआ। अब जो लास्ट प्रोसेस है रेडियो एक्टिव डिके का वो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अगर प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो न्यूक्लियस दो तरह के काम कर सकता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रिलीज़ करके न्यूट्रल हो जाए या फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को कैप्चर कर ले यानी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले। ये डिपेंड करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है। अगर तो प्रोटॉन रिलीज़ करने में एक्टिवेशन एनर्जी कम यूज़ हो रही है तो प्रोटॉन को रिलीज़ कर दिया जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड है तो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया जाएगा। ये एटम के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एंटर होगा या न्यूक्लियस कैप्चर करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो के शेल से करेगा क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब शेल के शेल ही होता है। अब इसमें जो जिस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होगी के शेल में, तो आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल में आ जाएगा ताकि जो वैकेंसी क्रिएट हुई है के शेल में वो पूरी हो सके। और अगर आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में शिफ्ट करता है या जंप करता है तो फिर एनर्जी रिलीज होती है और इसी तरह फिर एक्सरेज एमिट होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड के शेल कैप्चर थ्योरी या इलेक्ट्रॉन कैप्चर थ्योरी, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दो तरह की नेचर होती है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो जब शेल के शेल से जंप करता है न्यूक्लियस के अंदर तो नेचर क्या होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जिसकी वजह से ये अभी तक थ्योरी ही है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर के एग्जांपल में देखते हैं रुबिडियम 83 और क्रिप्टॉन 83। रुबिडियम में प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूट्रॉन्स में। जब कन्वर्जन होती है तो नया एलिमेंट बनता है, डॉटर एलिमेंट बनता है जिसका नाम है क्रिप्टॉन 83। रुबिडियम में 37 प्रोटॉन्स होते हैं, 46 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि क्रिप्टॉन में
36 प्रोटॉन्स और 47 न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी कि प्रोटॉन जो होता है वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और जो डॉटर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो एक कम हो जाएगा। यानी जी जो होता है एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कन्वर्ट हो जाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, न्यूट्रॉन्स बढ़ गए हैं तो इसलिए Z-1 हो जाएगा, यानी एक प्रोटॉन कम हो गया। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी हिट करें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें।